आज के क्लास में हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार को पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो देखिए, इकोसिस्टम जो हैं दो टाइप के होते हैं। एक नेचुरल इकोसिस्टम, प्राकृतिक पारितंत्र, और एक मैन मेड इकोसिस्टम, मानव निर्मित पारितंत्र होते हैं। तो नेचुरल इकोसिस्टम के अंतर्गत जैसे कि जंगल, घास के मैदान, मरुस्थल, नदियाँ, झील, ये सभी जो है प्राकृतिक पारितंत्र के अंतर्गत आते हैं। जबकि खेत, बगीचा या फिर किसी प्रकार का कृत्रिम तालाब, एक्वाकल्चर, ये सभी जो हैं मैन मेड इकोसिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो अभी हम लोग नेचुरल इकोसिस्टम को पढ़ते हैं, उसके टाइप को समझते हैं। तो देखिए, नेचुरल इकोसिस्टम को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक स्थलीय पारितंत्र, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, और एक जलीय पारितंत्र, एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब स्थलीय पारितंत्र का मतलब हो गया वैसे पारितंत्र जो कि स्थल पर पाए जाते हैं, जैसे कि वन, घास के मैदान, मरुस्थल, टुंड्रा, ये सभी जो हैं इकोसिस्टम, ये सभी इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हैं। ये सभी स्थल पर पाए जाने वाले इकोसिस्टम हैं। अब वन को भी जो है तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक उष्णकटिबंधीय वन, दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय वन, और दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय वन, और तीसरा जो है वो शंकुधारी वन है। और जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, जलीय पारितंत्र, वैसे पारितंत्र जो कि जल में पाए जाता है, वैसा इकोसिस्टम जो जलीय हो, जैसे कि फ्रेश वाटर का इकोसिस्टम, जैसे कि आप नदियाँ, झील, जो मीठे पानी का है उसको कहेंगे हम लोग फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। कोई तालाब है तो ये हो गया आपका फ्रेश वाटर। दूसरा है मेरीन इकोसिस्टम, मतलब जो सागर, महासागर में पाए जाने वाले जो इकोसिस्टम है उसे हम लोग मेरीन इकोसिस्टम कहते हैं। और तीसरा है ट्रांजिशनल इकोसिस्टम, संक्रमणकालीन पारितंत्र, मतलब कि जो इकोटोन में पाए जाने वाले जो इकोसिस्टम है, इकोटोन में जो क्षेत्र है, इकोटोन वाला जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो पारितंत्र है विकसित हुआ है, उस इकोसिस्टम को हम लोग ट्रांजिशनल इकोसिस्टम कहते हैं। अब देखिए, जो स्थलीय पारितंत्र है और जलीय पारितंत्र है, इस दोनों को आपको विस्तार से सबके बारे में पढ़ना है। तो आज की क्लास में हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को पहले विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखिए, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में सबसे पहले आज हम लोग वन के बारे में पढ़ते हैं। तो वन जो है, वन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इसको समझिए आप। सबसे पहले किसी भी वन को प्रभावित करते हैं कि वहाँ किस प्रकार के वन होंगे। ये डिपेंड करता है कि वहाँ की मृदा कैसी है, जलवायु वहाँ का कैसा है, तापमान कितनी है, ह्यूमिडिटी वहाँ कितना है, आर्द्रता कितनी है, ये सभी जो है ये डिसाइड करते हैं कि वह किस प्रकार के वन होंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो कारक डिवाइड करता है वो है मृदा और वहाँ की जलवायु। ये दोनों कारक जो है सबसे अधिक प्रभावित करते हैं वन को, कि वन कैसा होगा। तो अभी आपको हम बताएं कि वन को जो है तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है उष्णकटिबंधीय वन, दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय वन, और दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय वन, और तीसरा शंकुधारी
वन। तो जो उष्णकटिबंधीय वन है वो निम्न अक्षांश में पाए जाते हैं, जबकि जो शीतोष्णकटिबंधीय वन है वो मध्य अक्षांश में पाए जाते हैं, और जो शंकुधारी वन है वो जो है उच्च अक्षांश में पाए जाते हैं। परंतु एक बात और यहाँ पे समझिए आप कि एक ही अक्षांश पर यदि हम ऊंचाई पर जाते हैं तो ये तीनों टाइप के वन मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों टाइप के वन आपको मिल सकते हैं एक ही अक्षांश पर। तो अब हम एक एक करके सबको विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं ये विषुवतीय क्षेत्र जो है हमारा उसके आसपास के क्षेत्र में और विषुवतीय क्षेत्र में जो है ये वन पाए जाते हैं। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में जो है वहाँ से ताप जो है सौर ताप सबसे अधिक पड़ता है विषुवतीय क्षेत्र में। सौर ताप लंबवत होती है, सीधी किरणें पड़ती है, ताप अधिक होता है। साथ ही साथ वहाँ बारिश जो है काफ़ी अधिक होती है, 200 सेंटीमीटर से भी अधिक बारिश होती है विषुवतीय क्षेत्र में। ठीक है, वहाँ का टेम्परेचर अधिक होता है और वहाँ आर्द्रता अधिक होती है क्योंकि गर्मी अधिक पड़ती है। गर्मी अधिक पड़ने के कारण वहाँ जल का जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो अधिक होने के कारण वातावरण में जो है नमी अधिक होती है। और ये जो क्षेत्र है आपका जो विषुवतीय क्षेत्र है जहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं वहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी काफ़ी अधिक होती है, वहाँ जैव विविधता जो है काफ़ी ज़्यादा होती है इस क्षेत्र में। अब यहाँ की मिट्टी के बारे में समझिए कि यहाँ अधिक बारिश होने के कारण यहाँ की मिट्टी की जो पहली परत है वो पानी के साथ बह जाती है, जिसके कारण यहाँ की मृदा में पोषक तत्व की कमी होती है। यहाँ की मिट्टी काफ़ी कम पोषक तत्व वाले हैं और यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है वो लेटेराइट मिट्टी होती है। अब इसके वृक्ष और झाड़ियों के बारे में बात करें तो यहाँ के वन में इतना अधिक घना होता है सदाबहार वन कि सौर प्रकाश को जो है धरती पर आने नहीं देती है। मतलब इतना घना जंगल होता है, इतना घना वन है कि सौर प्रकाश धरती तक नहीं पहुंच पाती। और यहाँ के वनों में 3 स्तर पाए जाते हैं वृक्ष और झाड़ियों के। सबसे पहले बहुत लंबे लंबे वृक्ष पाए जाते हैं और उसके बाद दूसरे स्तर पे जो है एपीफाइट्स पाए जाते हैं और तीसरे स्तर पर जो है लताएं होती हैं। तो एक शब्द आपका आया एपीफाइट्स को, इसको समझिए। अधिपादप किसे कहते हैं? सबसे पहले जो बड़े बड़े वृक्ष हैं उनके तने और शाखाओं में जो है कोई खोलर बन जाता है तो उन खोलरों में जो मिट्टी जमा होती है उसी मिट्टी में ये उग जाते हैं। ये पौधे जो हैं इसी खोलड़ में उग जाते हैं और वहीं से अपना वृद्धि कर लेते हैं, वहीं पर अपना जड़ जमा लेते हैं। तो इस तरह के जो पादप हैं उसको कहा जाता है अधिपादप, एपीफाइट्स। मतलब कि जो तना और शाखा में जो तना और शाखा उसी में कोई खोलड़ बन गया, उसी खोलड़ में मिट्टी जमा हो गई है और कोई पादप जो है उसी में अपना जड़ बना के वृद्धि कर लेते हैं, उसी में पनप जाते हैं। तो इसी को कहते हैं एपीफाइट्स। तो जो सदाबहार वन है वहाँ 3 स्तर पाए जाते हैं। पहला तो है कि बड़े बड़े वृक्ष होंगे, दूसरा है एपीफाइट्स और तीसरा जो है लताएं हैं। ठीक है, अब यहाँ के जीव के बारे में बात करें तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में जो है हाथी पाए जाते हैं, गैंडा पाए जाते हैं, जंगली सूअर, शेर आदि पाए जाते हैं। ये क्षेत्र जो होता है ये काफ़ी स्पीसीज डाइवर्सिटी वाला है, काफ़ी जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं। अब ये जो वन है
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये किन किन क्षेत्रों में इनका विस्तार है, इसको समझिए। सबसे पहले तो ये निम्न अक्षांश पर पड़ते हैं, और निम्न अक्षांश पे पड़ने के बाद देखिए ये किन किन क्षेत्रों में इन वनों का विस्तार है। तो सबसे पहले देखिए कि ये अमेज़न का जो वन है, अमेज़न बेसिन में कांगो बेसिन, अफ्रीका का गिनी तट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जावा व सुमात्रा आदि क्षेत्रों में जो है इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। आप इस क्षेत्र को अच्छे से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न को पूछा जाता है। तो इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि किन क्षेत्रों में सदाबहार वन का विस्तार है। और ब्राज़ील के वन को सेल्वास कहा जाता है, सदाबहार वन को ही सेल्वास कहा जाता है। अब दूसरा है हमारा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिसको हम लोग मानसूनी वन भी कहते हैं। तो ये पर्णपाती वन है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो होते हैं, गर्मी शुरू होने के पहले ही अपने पेड़ों के पत्ते को गिरा देते हैं, ताकि वाष्पो उत्सर्जन जो है गर्मी में कम हो। तो ये सारे पत्ते को गिरा देते हैं, इसलिए इसको पर्णपाती वन कहते हैं। और यहाँ जो बारिश होती है, यहाँ सदाबहार वनों की अपेक्षा कम बारिश होती है। और यहाँ के वृक्षों में सागवान, शीशम, साल, बांस आदि मतलब इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। अब इन वनों का देखते हैं कहाँ कहाँ इसका विस्तार है ये वन का। तो सबसे पहले ये वन दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं, भारत में, ब्राज़ील में, मध्य और दक्षिणी अमेरिका में, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में इस तरह के मानसूनी वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं।